स्क्रीन विजिबल हो गया सबको कि नहीं हुआ है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कल हम लोग एसी सर्किट विद अ प्योर इंडक्टर जो है, जो कल नहीं इससे पहले वाले दिन पढ़ लिए थे, इसके ग्राफ वगैरह भी हम लोग देख लिए थे, है ना। इसके ग्राफ में हमारा क्या था, ये करंट लैग बिहाइंड हो रहा था, है ना, किससे? इंडक्टर वोल्टेज से इंडक्टर में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आई करंट जो है 90 डिग्री से पीछे चल रहा है। ठीक है, दिस एंगल इज π/2। ठीक, उसके बाद फिर एसी थ्रू कैपेसिटर में देखिए, है ना, इसका भी हम लोग कल देख लिए थे और मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया था कैसे होता है। ठीक है, करंट और वोल्टेज में करंट जो है आगे होगा क्योंकि सी ए से कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर में करंट आगे है, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री फेज से आगे चल रहा है। दिस एंगल इज π/2। ठीक है, और ई नॉट जो है वो ओमेगा टी एंगल बना रहा है क्योंकि ई इक्वल टू ई नॉट यानी ई एम साइन ओमेगा टी होता है। ठीक, समझ गए? तो ये सब बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर इसका इंडक्टिव कैपेसिटेंस कितना था? 1 अपॉन ओमेगा सी था। सॉरी, इंडक्टिव कैपेसिटेंस बोल दिया, क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिव रिएक्टेंस। हाँ नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर है ना, तो इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, समझ गए? तो वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस था, यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक, सो एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। ऐसा यूनिट ओम का होगा, यानी जो रेसिस्टेंस का है, और डायमेंशन भी जो है रेसिस्टेंस का होता है वही होगा। इसमें करंट का देख लीजिए, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होगा, और वोल्टेज ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी होगा। ये मेन चीजें इसमें ये ध्यान रखना है। और ये जो रेड कलर से ग्राफ के ऊपर लिखा है, करंट लीड्स द ईएमएफ बाय π/2 रेडियंस। ठीक है, बस ये सब बातें इसमें मेन है। ठीक है, डेरिवेशन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो दो ग्राफ थे, इस पेज को कंप्लीट होने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छे से ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एक्सल विथ फ्रीक्वेंसी, तो ये कल मैंने आपको बता दिया था। अल्टरनेटिंग करंट में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि जो एक्सएल होता है वो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल होता है, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इंक्रीज होगा। तो ये लीनियरली इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, देखिए, लीनियरली जीरो से इंक्रीज होते होते, है ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एक्सएल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सो अब वेरिएशन ऑफ एक्स सी विथ फ्रिक्वेंसी, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा। तो आपको कल मैंने बता दिया था, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। जब इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आपका फ्रीक्वेंसी जीरो होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इन्फिनाइट होगा, ऐसे। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी आपकी इन्फिनाइट होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो होगा, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस तरह का है वो एक तरह से हाइपरबोला होता है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऐसा ग्राफ बनता है, लेकिन वो क्या होगा नेगेटिव वाले के लिए। बट यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट ग्राफ्स। ठीक है, सो देर आर टू टिप्स यहाँ, कि इंडक्टेंस कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट, इट कैन ओनली डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग करंट। कल आपको बता दिया था मैंने, जो इंडक्टेंस है, इंडक्टर एल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें एसी को वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है। ठीक, और डीसी को पास कर देता है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि इंडक्टेंस कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट। डीसी में क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो एक्सएल जीरो होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डीसी का, तो इसलिए वो क्या करेगा, सिर्फ एसी को ब्लॉक करेगा, मीन्स एसी को डिक्रीज कर सकता है। मैंने आपको सिंबॉलिकली भी कल बताया था, वो जाके फंस जाता है उसमें। ठीक है, और कैपेसिटेंस सी अलाउज एसी टू पास थ्रू इट एंड ब्लॉक्स डीसी। मैंने आपको कल बताया था सिंबॉलिकली डीसी आएगा और वो जाके रुक जाएगा, लेकिन एसी जो है वो पास हो जाएगा कैपेसिटर के थ्रू। सो आई थिंक ये सब बातें आपको समझ में आ गई। कल वाली क्लास का रिविजन हो गया? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज। इसको हटा दो, उसके बाद आ जाइए, हैंड रिटन नोट्स से आज पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को।
एल आर सर्किट के थ्रू, ठीक है, एल आर सर्किट के थ्रू कल हम लोगों ने एक एक करके सबके बारे में देख लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि पहले हमने देखा था रेसिस्टिव सर्किट, फिर देखा इंडक्टिव सर्किट, फिर देखा कैपेसिटिव सर्किट, है ना। आज हम लोग दो सर्किट को कंबाइन कर रहे हैं, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज योर इंडक्टेंस यानी कॉइल इंडक्टर, और दिस इज रेसिस्टर, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग एक वोल्टेज, एसी वोल्टेज सोर्स दिए, ठीक है। नोट्स आप लोग डेली साथ साथ बना रहे हैं ना, कोई पीछे नहीं होइएगा, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि एसएल से आप लोग को क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है डेली इस सब टॉपिक पे। ज्यादा नहीं, चार पांच क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस आपका, ठीक है। एग्रीड? नॉट? Yes, sir. ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ से एसी सर्किट है, यहाँ से हमारा क्या होगा, करंट विड्रॉ होगा एसी से, ठीक। ये जो करंट है, ठीक है, और रेसिस्टर दोनों के सीरीज में जा रहा है, ठीक है, तो सेम करंट फ्लो होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इंडक्टर है, यहाँ पर करंट का तो डायरेक्शन यही होगा, लेकिन इंडक्टर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है, तो इसलिए 90 डिग्री आगे हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, ठीक। बट रेसिस्टर के केस में जो करंट का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में VR भी होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझ ही सकते हैं, अभी भी फेजर डायग्राम का खेल खेल रहे हैं, ये सब डायरेक्शन के लिए हम लोग इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट ऑल्दो दे आर नॉट वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे हमने किया, फेजर डायग्राम जब उसका बनाएंगे हम लोग, तो दिस इज योर, है ना, वी आर का डायरेक्शन, यानी कि करंट का डायरेक्शन है ये, और ये आपको एंगल कितना बना रहा है, वो ओमेगा टी एंगल बना रहा है, ठीक है। समझ सकते हैं ना, किससे, इनिशियल जो आपका ये वाला लाइन है, ठीक है, थीटा वाला, ठीक, थीटा इक्वल टू 0, फिर ये ओमेगा टी, और फिर ये आपका कौन सा है, वोल्टेज और करंट वाली, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो आपका वी आर का डायरेक्शन है, ठीक, और यहाँ से इस वी आर से 90 डिग्री आगे, ठीक है, 90 डिग्री आगे, ये समझ रहे हैं ना, ये ओमेगा टी कुछ एंगल है, तो कहीं पे भी हो सकता है ये वी आर ओमेगा टी यहाँ से एंगल बनाते हुए। अब इस एंगल से 90 डिग्री पे, क्योंकि ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है ना इसका एंगल, है ना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का, ठीक है। तो दिस इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू और ये ओमेगा टी, सो दिस इज क्या हो गया, सॉरी, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू नहीं, मतलब वी आर से वो 90 डिग्री आगे है, तो वी आर यहाँ पर जितना भी एंगल बना रहा है उससे 90 डिग्री और आगे चले गया हमारा वी एल, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से वेक्टर्स हैं, एक वी आर और एक वी आर और एक VL VL, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज योर वी आर, ठीक, एंड दिस इज VL, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच पास करेगा, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। सो दिस इज V वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े थे कि दिस V इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। सो दिस V वेक्टर इज इक्वल टू VR प्लस VL। समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. बोलो। No, sir. और यहाँ पर अगर एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो क्या होता था फॉर्मूला, वी आर स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस 2VR इंटू VL इंटू कॉस थीटा, है ना, यही होता था ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में। और थीटा यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या होगा, 0, तो सिर्फ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और V की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, IR, और VL की जगह पे I इंटू XL, है ना। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस जगह पर, ये इंडक्टर के पास, तो वोल्टेज ड्रॉप VL इज इक्वल टू करंट इंटू में रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस इसका कौन सा, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ठीक है। तो VL इज इक्वल टू I इंटू XL, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप जब इसका और सॉल्व करेंगे, तो I का स्क्वायर जो होगा R का स्क्वायर होगा, और I का स्क्वायर और XL का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं आई स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, बचेगा आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और उसका अंडर रूट, ठीक है। तो आई स्क्वायर का अंडर रूट क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक, और इधर आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है।
और इधर जो टोटल V है इसको हम लोग इक्वल टू लिखेंगे V इक्वल टू I इंटू जेड, ठीक है। V इक्वल टू आई आर होता है, R जो है पूरे दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम नया नाम देंगे जेड। जेड को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। जेड को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस, ठीक है। आगे चल के देखेंगे हम लोग। तो आई और आई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से दोनों का कॉम्बिनेशन जो हमारा बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट, समझ गए। और एक्सएल हमको मालूम है ओमेगा एल, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट, और टेन फाई आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो एंगल फाई क्या होता है? दोनों में से जो फर्स्ट वाला वेक्टर होता है उसके और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज फाई। हमेशा यानी डायरेक्शन के लिए हम लोग यही करते हैं। तो टेन फाई यहाँ से देखेंगे, सो दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर वीएल के बराबर होगा, सो परपेंडिकुलर वीएल अपॉन वी आर। तो टेन फाई इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर, वी एल हो गया आई एक्सएल और वी आर हो गया आई आर, आई आई कैंसल आउट हो गया, तो टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। दिस इज एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इम्पीडेंस में पीई होता है, ठीक है, पीआई नहीं होता। इम्पीडेंस आई थिंक सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट इज एसी थ्रू आरसी सर्किट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक कैपेसिटेंस हो गया और एक रेसिस्टेंस हो गया। इसमें जो है करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जैसे आपको पेपर में आएगा ना, तो इस तरह से बनाइएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये सब अपना मैंने बनाया है। तो दिस इज कैपेसिटर में ये जो है डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो है आप देख रहे हैं क्योंकि करंट लीड कर रहा है, तो करंट तो इसी डायरेक्शन में है, तो वोल्टेज को ही पीछे कर देना होगा। तो दिस इज वीसी, ओके, समझ गए। सो आप देख सकते हैं यहाँ से कि क्या बकवास कर रहे थे, हाँ बस सारी चीजें उसी तरह से होगी, ठीक है भाई। फेजर डायग्राम बनेगा, दिस विल बी, है ना, रिजल्टेंट, क्योंकि ये वी आर वेक्टर और उससे बीसी 90 डिग्री पीछे है, दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। फिर से वही सारा काम करेंगे, वी आर स्क्वायर बीसी स्क्वायर, है ना, आई एक्सी स्क्वायर, तो यहाँ से रेसिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। और एक्सी वन अपॉन ओमेगा सी होता है, ठीक है। और टेन फाइव वी एल, जैसे वहाँ वी एल अपॉन वी आर था, यहाँ वी सी अपॉन वी आर हो जाएगा। तो एक्स सी अपॉन आर, एक्स सी होता है वन अपॉन ओमेगा सी, तो वन अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। तो कल में ये सब जितने भी फॉर्मूले हैं ना, मैं सब आप लोगों से पहले नहीं, बीच में पूछूंगा, ठीक है। क्लास के बीच में सारे फॉर्मूले पूछूंगा मैं। एक्सएल बताइए, एक्सी बताइए, और ये सब वही बच्चे बता पाएंगे जो रट के नहीं आएंगे, वो क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक है। आज मैं वैसे कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से छाट छूट के आपको भेजूं, अगर नहीं भेज पाया तो भी आपको खुद से करना है, ऐसा लगा के कर लेना है, ठीक है। तो कल मैं पक्का पूछूंगा इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला अभी तक में इंक्लूड हुआ है, किसमें करंट आगे होता है, किसमें वोल्टेज पीछे होता है, ये सारी चीजें कल मैं पूछूंगा, ठीक है, समझ गए ना। और मजाक नहीं, सीरियसली। तो टेन फाइव इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा सी आर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये सारी बातें जो थी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक अपनी बुक में नहीं था दिया हुआ। अब हमारे पास आ जाता है ना, कौन सा, एलसीआर सीरीज सर्किट। तो एलसीआर सीरीज सर्किट कहाँ है? आ गया, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है, ठीक। आपको फिगर ऐसे ही बनाना है, बट थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। इसको तीनों को एक लाइन में रखते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आता है। इसको देखिएगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर, एग्रीड, रेसिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस देखिए क्या हो रहा है, क्या होगा, ये और ये, ठीक है। तो ये वाला बताइए, ये क्या है? वी। वी है? आई।
आई है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन, ठीक है। और ये कौन सा होगा? V वी नहीं, क्या बोलेंगे इसको? VR वी VL वी एल, VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 समझ गए? degree चलिए इसमें बताइए ये क्या है और इसमें ये क्या है, ठीक है। ये वाला बताइए ये क्या है? I दिस इज द करंट एंड दिस इज VC वीसी, ठीक है। तो 90 डिग्री करंट इसमें फॉरवर्ड है, आगे है, समझ गए ना सब कोई? ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वीएल है और जो वीसी है, दोनों एक दूसरे के anti pair एंटी पैरेलल है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? वीएल और वीसी एंटी पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। क्लियर है सबको? yes तो यहाँ पर आप उसी चीज को समझ सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, वो वाला सीन थोड़ा अच्छा था। अरे ये बेईमानी करने लग जाता है। तो दिस इज, है ना, और दिस इज करंट एंड दिस इज वी आर, है ना, और दिस इज करंट। यहाँ पर देखिए ना कैसे करंट का ऐसे हमको दिखाना पड़ जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक। जैसे इसमें करंट हमारा ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, और वी आर हमारा फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये सीरीज में मतलब आप ये 3 डायमेंशन टाइप का बनेगा, तो वो थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने सिंगल लाइन में समझाया, नहीं समझे? तो अब यहाँ पर ऐसे थोड़ी है कि जैसे अगर मैं करंट, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये है, तो करंट का डायरेक्शन इसमें तो ऐसे होगा ना, ठीक है। सॉरी, इंडक्टर है तो इंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे चल रहा है, ये तो यहाँ से ऐसे करंट निकलेगा, फिर यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे करके जाएगा ना। अब देखिए करंट का ही डायरेक्शन आपको अलग अलग दिख रहा है, बट ऐसा थोड़ी होगा, करंट तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। ये नहीं लग रहा है ऐसा कि ये इसके ऊपर में ये परपेंडिकुलर है, बट ये आप समझ सकते हैं ये 3 डायमेंशनल चीज है, तो वो एक ही डायरेक्शन में तीनों ही है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही तो रहेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पे नहीं है यहाँ, करंट सबका एक है, इसलिए इसमें मैंने आपको सिंगल लाइन में तीनों को समझाया। ओके, चलिए। तो ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट, ठीक है। एक ये और एक ट्रांसफार्मर, ये दोनों ही टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये अगर पेपर में पूरा डिराइव करने के लिए आ जाता है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा सब कोई। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? कितना होगा इसके अक्रॉस VL वोल्टेज? वीएल तो होगा ही, लेकिन कितना? E इक्वल्स टू, इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था ना, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी DT होता था। तो यही ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर होगा, और उसका सबका हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना होगा? इसके अक्रॉस आई आर, ठीक है। और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? Q upon C क्यू अपॉन सी, ठीक है। और माइनस इसके अक्रॉस जो है माइनस वी इक्वल टू 0, यही होता है। और ये माइनस वी इक्वल टू 0 उधर जाके प्लस वी बन जाएगा। तो ये कौन सा रूल लगाया होगा हमने यहाँ पर? Kirchhoff's rule किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, ठीक है, केवीएल। समझ गए सब कोई? ठीक है। ओम प्रकाश है? ओम प्रकाश, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक? LCR सर्किट। नहीं, और कौन है? किससे पूछूं, एक आध और कोई? चंचल नहीं, चंद्रकांता, तुम बताओ। चंद्रकांता उठ गई सो के? चंद्रकांता, कुछ बच्चे ना। चलो बताओ, कौन yes सा sir टॉपिक पढ़ रहे हैं AC अभी? voltage एसी और डीसी में डिफरेंस AC voltage applied किस में अप्लाई कर रहे हैं? एसी वोल्टेज किस में अप्लाई कर रहे हैं? L LCR current LCR एलसीआर, current वाह, एलसीआर करंट, वेरी गुड। आप लोग तो दीप शिखा, बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग?
LCR circuits. LCR सर्किट, वेरी गुड। हर्षा क्या पढ़ रहे हैं बताओ। देख रहे हो टॉपिक ही नहीं मालूम है किसी को। हर्षा आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है। पंकज, पंकज Yes, sir. कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। AC voltage applied to a series LCR circuit. तनुश्री, तनुश्री जल्दी, देखा अभी तुरंत आई है वो और बोली कि मैं शुरू से थी। स्मिता, स्मिता क्या पढ़ रहे हैं बताओ तो थोड़ा सा। ACLR circuit. ACLR सर्किट, ये कौन सा सर्किट है। अरे जागो ग्राहक जागो, कब तक सोई रहेगी हैं। कैसे नहीं सो रही है, ठीक से बोल एक बार खुल के, कौन सा सर्किट है। अरे सर्किट का नाम बताओ, कौन सा सर्किट है। LCR सर्किट। बट पागल लड़की, ठीक है। तो क्या है? एक बच्चे ने सही बताया बस। AC वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। सीरीज सर्किट है ये LCR का, ठीक है। क्योंकि तीनों देख रहे हैं आप यहाँ से, ठीक है, ऐसे ही है, एक ही लाइन में है, तो ये सीरीज सर्किट है। पैरेलल भी होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसको हम लोग टैंक सर्किट, मतलब पैरेलल में L और R वाला होता है, उसको टैंक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। ये LCR सीरीज सर्किट है, ये सीरीज LCR सर्किट बोलते हैं इसको, ठीक है। समझ गए सब। जागो ग्राहक जागो, ठीक है। शायद पंकज ने सही बताया था क्योंकि वो पढ़ लिया पूरा क्या चल रहा है। चालू बच्चा है, ध्यान तो दे नहीं रहा था, ठीक है। सो आई थिंक ये तीनों, ये जो इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, तीनों का सम। समझ गए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। समझ गए। एक को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन और एक को बोलते हैं ट्रांजिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। एक ट्रांजिएंट सॉल्यूशन को हम लोग एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन है जिसको हम लोग फेजर डायग्राम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। कारण इसका नाम क्यों पड़ा ये, वो भी हम लोग इसी टॉपिक के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। और स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन और ट्रांजिएंट सॉल्यूशन दोनों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है जनरल सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक ये इक्वेशन हम लोगों को क्लियर है। अभी देखिए ढेर सारा खेल होगा इसमें, बहुत अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस खाली आपको थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक। तो हम लोगों को इसमें बोला कि, है ना, करंट जो है इसमें उसको हम लोग मान लेते हैं V, तो Vm sin ओमेगा t हम लोग शुरू से मानते आए थे, तो इसलिए उसको हम लोग नहीं छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। जो वोल्टेज था वो सभी केस में क्या था, Vm sin ओमेगा t, याद है। सीरीज सॉरी इंडक्टिव सर्किट पढ़े, कैपेसिटिव पढ़े, रेसिस्टिव पढ़े, तीनों में V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t, तो ओमेगा t था। लेकिन करंट बेचारा कभी π/2 से आगे था, कभी π/2 से पीछे था, तो इसलिए हमने करंट को मान लिया I इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। आगे बात समझ में सबको। तो वोल्टेज वही है, करंट को हमने इस तरह से एज्यूम कर लिया, ठीक। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले डायग्राम को बनाते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद फिर हम लोग इसको मजे मजे में समझने की कोशिश करेंगे, इसका सॉल्यूशन को। देखिए कैसे कैसे हो रहा है सारा खेल। इस फिगर को अगर आप समझ गए और इस फिगर को समझ गए तो ये पूरा सीरीज LCR सर्किट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये है आपका VR, एनी प्रॉब्लम।
ये क्या है, वी आर है, ठीक। और इसी डायरेक्शन में करंट भी होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन तो सब में यही है, फिक्स हो गया। तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज क्या होगा, इस करंट से 90 डिग्री पीछे होगा, हाँ या नहीं? आगे होगा 90। अच्छा, आगे होगा, समझ गए। क्योंकि इंडक्टेंस में करंट जो है लैग बिहाइंड होता है, तो यानी कि वोल्टेज जो होगा वो 90 डिग्री आगे होगा, सो दिस इज वीएल, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सही है। और कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे, तो अगर ये आपका करंट है तो वोल्टेज इस केस में 90 डिग्री पीछे होगा, क्योंकि वोल्टेज से, है ना, करंट जो है 90 डिग्री आगे होता है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? बोलिए। यस सर। तो ये फर्स्ट वाला फिगर आपको, और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, एकदम बहुत हाथ जोड़ के विनती है, आपको मालूम नहीं है एनसीईआरटी से पढ़ाना सबसे टफ काम है, सबसे टफ काम है, ठीक है। 14-15 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और मैं बता रहा हूँ आपको, इस एनसीईआरटी को से पढ़ाने के लिए मेरे को पढ़ के आना पड़ता है, ठीक है, क्लियरली बता रहा हूँ। दूसरी बुक से पढ़ाना होगा ना, एसएल वगैरह सब रटा हुआ है, कहाँ कैसे, इतना सिंपल आप एक बार देखेंगे तुरंत समझा देंगे किसी को, सिंपल सिंपल डायग्राम बनाए। और इवन कोई टीचर भी अगर आपको पढ़ाएगा ना, आप किसी का भी यूट्यूब पे ढेर सारे टीचर्स हैं पढ़ाते हैं, सब अच्छा है, कोई भी बुरा नहीं है, सब अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, बट कोई भी एनसीईआरटी को रियरली 100 में से एक आध टीचर फॉलो करते हैं एनसीईआरटी को। और बच्चे यही सब फिगर को दूसरे तीसरे टीचर का फिगर ड्रॉ कर देते हैं पेपर में, और पेपर वाला जो चेक करता है उनको स्ट्रिक्टली ये कहा जाता है कि सिर्फ एनसीईआरटी का जो आंसर की बनता है वो एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी के वर्ड्स, एनसीईआरटी का लैंग्वेज, एनसीईआरटी का पैटर्न वो चेक करते हैं, ठीक है। सो उन लोगों को बस वो मैच करना होता है फिगर, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो क्या बोल रहे थे अभी, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो आपकी केमिस्ट्री की आज क्लास कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सर क्या तो हुआ? कुछ नहीं, हाँ सर, पता नहीं, शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सबको कोरोना निकला। नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। देखो, हाँ, क्या बात कर रहे थे अभी हम लोग, हाँ कहाँ थे? एनसीईआरटी कोई टफ है। हाँ ठीक है, तो वही एनसीईआरटी जो है ना काफी टफ होता है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आपको यही वाला फिगर पेपर में ड्रॉ करना है, ठीक है। आप एसएल में देखिए, किसी भी बुक में देखिए, सिंपल सिंपल इसी को समझाया हुआ है एकदम आसान तरीके से, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि जब मैं दूसरे के की, क्योंकि है ना, मैं तो लगभग सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ, एबीसी, दिनेश, प्रदीप, है ना, एसएल, एनसीईआरटी, जितने भी, और उसके बाद अलग बहुत सारे, अभिषेक गुप्ता, तो बहुत सारे राइटर हैं, बीडी शर्मा, एमडी शर्मा, जो भी है सब, तो एससी वर्मा, तो रेयरली कोई बुक ऐसी है, रश्मि खालिडे, सब बुक पढ़ चुका हूँ। और मेरा ये मानना है कि एक बार आप एनसीईआरटी से कोई भी चीज को अगर समझ लिए ना, आपको दूसरे बुक की तरफ जाने का मन नहीं करता है, मन नहीं करता है कि उसको जाके पढ़ें कि कैसे अच्छा देखें उसमें कैसे लिखा है, आपको एकदम कचरा टाइप का लगेगा दूसरी जगह।
तो ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है, स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो आप ये सब डायग्राम प्लीज एनसीईआरटी में जो है वही बनाइएगा। किसी भी दूसरे टीचर, किसी भी दूसरे कितने भी बड़े टीचर क्यों ना हो, ठीक है, आपको किसी की भी बात नहीं माननी है, सिर्फ मेरी बात माननी है अगर आपको बोर्ड में स्कोर करना है, ठीक है। चाहे पेपर कितना भी टफ हो, कैसा भी हो, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, पेपर में मतलब रो धो के नहीं आए हैं, या रो के भी आए हैं तो स्कोर जिस दिन आता है तो उस दिन वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। आप जान सकते हैं लास्ट ईयर हम लोग के स्कूल में एक कुमार हर्ष नाम का बच्चा था, जिसको हम लोग एग्जाम देने नहीं दे रहे थे, ठीक है, कि नहीं ये फेल हो जाएगा, और उस बच्चे के फिजिक्स में 71 मार्क्स आए। तो यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन है और किस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे। उस बच्चे को लास्ट में पढ़ा के हमने लास्ट के 1-2 महीने पढ़ाया है, तब जाके वो स्कोर किया। प्री बोर्ड में जब प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 में, प्री बोर्ड 2 में 3 मार्क्स थे और प्री बोर्ड 1 में 7 मार्क्स थे। आपके सामने है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप पूछ लीजिए उस बच्चे से जाके। तो जो बच्चा 3 और 7 नंबर प्री बोर्ड 1-2 में लाया होगा, उसको बोर्ड में 71 कैसे आया होगा, आप सोच सकते हैं। कि हम इस स्टैंडर्ड से उसको प्रिपेयर करते हैं बच्चों को कि आप गलत दिशा में ना जाएं। कम से कम ये है, दिमाग में कचरा नहीं भरा हुआ है, सीधी सीधी चीज पढ़ते हैं, सीधी सीधी चीज सीखते हैं। कई बच्चे आपके हैं, है ना, क्लास में हैं, वो अभी यूट्यूब वगैरह से इधर उधर से, किसी ने एक दिन मेरे को वो सिलेबस भेजा, वो जो कटा हुआ है, नहीं डिलीटेड पोर्शन है, एक बच्चे ने सिलेबस भेजा, अपनी कक्षा करके कोई है, उसने किया है पेज नंबर के साथ डिलीटेड पोर्शन, और सारे गलत है डिलीटेड पोर्शन। मैं उस बच्चे को कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया, मैं बोला तू मर भाई, तू अपनी दुनिया में खुश रह, मैंने किसी को फोर्स भी नहीं किया कि तू मेरी ही क्लास ज्वाइन कर, जहाँ से पढ़ रहा है पढ़ ले, रिजल्ट के बाद जब पछताएगा तब समझ में आएगा। मेरे पास पढ़ने वाले जो सबसे वीक बच्चे हैं उसको भी मैं अच्छे नंबर दिलाऊंगा, मेरे को मालूम है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तरीका अच्छा रखिए पढ़ने का, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से, ये पढ़ाना बहुत टफ है और समझाना भी टफ है और समझना भी टफ है, लेकिन आप अगर इस चीज को इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो एक बार टफ लगेगा, बाद में पेपर में आपको मार्क्स कभी भी बुरे नहीं आएंगे, ये मालूम है मुझे, ठीक है। बाकी फिर भी मैं फोर्स नहीं करूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी इच्छा आपकी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या देख रहे थे, ये वाला में कि ये वीएल, ये वाला पूरा फिगर समझ आ गया सबको। चलिए अब हम लोग इस पे देखते हैं, ये दूसरा वाला फिगर, ठीक है। ये जो वीएल और वीसी वेक्टर है, आप देख सकते हैं दोनों में आपको मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा लग रहा है, वीएल या वीसी, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? अरे 11th में जब आप थे, मैंने बताया था ना कि अगर आपका ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो ये वेक्टर आपका क्या हो जाता था, 2a हो जाता था, याद है कि ये इसके लेंथ ऑफ एरो जो है वो डिटरमाइन करता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बताइए ना, वीएल और वीसी में कौन बड़ा है? वीसी। वीसी बड़ा है, ठीक है। हाँ, अब क्या है, कुछ बुक्स में खास करके एसएल में ही वीएल को बढ़ा लिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई ये लॉजिक नहीं है कि हम वीएल को बढ़ा लें या वीसी को बढ़ा लें, ठीक है। बट जो सीबीएसई की जो आंसर की आती है वो एनसीईआरटी के हिसाब से आती है, उसमें वीसी को बढ़ा लिया हुआ होता है, वीएल को छोटा लिया आता है। 90% 95% बच्चे यही गलती करते हैं कि वीसी को छोटा वीएल को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि सारी बुक्स में वीएल बड़ा है और विद मार्क्स नहीं मिल पाता है। कॉन्सेप्ट सही है लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि आंसर की से मैच नहीं करता, और चेक करने के वाले के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको आंसर की के अलावा आपने कुछ भी लिखा है तो उसको गौर से पढ़े और अच्छे से चेक करें, उतना टाइम नहीं होता उनके पास, ठीक है। सो कीप इन माइंड ये सब बात। तो अब देखिए, अब एक वेक्टर आपको समझ सकते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज है वो ऐड होगा, ठीक है। ये अगर a है और ये आपको 3a/2 है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2a ही बचेगा, है ना, हाफ a/2 बचेगा। तो दो अगर फैक्टर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो वो क्या होते हैं,
होंगे ऐड, लेकिन हो रहे हैं एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इस ये VL वेक्टर और ये VC वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा कि इसमें से ये इतना जो VL है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ जो छोटा सा एक VC पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो उस VC पोर्शन जो है वो रिजल्टेंट है किसका, VC और VL का, इसलिए इस पोर्शन को हमने क्या लिख दिया, VL प्लस VC, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, VL माइनस VC होगा। नहीं समझ में आया? वेक्टर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये सब मैंने आपको 11th में बता दिया है। ठीक है, जैसे एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, है ना, दोनों को माइनस करना है, तो मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर A प्लस करते हैं माइनस B के साथ, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से इस चीज को जो है आपको वेक्टर में उसको होगा एक्चुअली में माइनस, लेकिन लिखा है प्लस। समझ नहीं आया बात सबको? आ गया इसलिए सर। मैं बोला ये सब चीजें टफ है। ठीक है, दूसरी बुक में सीधा उसको माइनस लिख दिया है। ठीक है, बट सब गलत है, किसी का सही नहीं है वो, अगर लॉजिकली देखा जाए तो। समझ गए? सो दिस वेक्टर इज VC प्लस VL, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड विल बी VC माइनस VL। ये देखिए, मैग्नीट्यूड विल बी VC माइनस VL। समझ गए? लेकिन लिखेंगे उसको क्या, VC प्लस VL। समझ आ गया सबको कि नहीं आया? आ गया। आ गया सर। ये सब चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बुक को फॉलो नहीं करना है। चलिए, ये एक वेक्टर हो गया दोनों को मिला के। ठीक, और दूसरा वेक्टर हो गया कौन सा, VR वेक्टर। ठीक है, अब टोटल दो वेक्टर हुए, एक VC माइनस VL एक्चुअली में प्लस है, और ये VR है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, तो इन दोनों के बीचों बीच ये रिजल्टेंट हो गया। बिल्कुल बीचों बीच नहीं, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसकी तरफ झुकेगा। ठीक है, सो ये मालूम नहीं कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो किधर भी झुका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो NCERT ने झुकाया है उसको ज्यादा इधर VR की तरफ, क्योंकि VL और VC मिलकर छोटा वेक्टर बन जाएगा। तो ये इसके साथ है ना, फर्स्ट वाला वेक्टर के साथ, फर्स्ट वेक्टर था उसके साथ रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग एंगल फाई लेते हैं। ठीक, समझ गए? यहाँ तक समझ आ रहा है? ये डायग्राम फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दो है वेक्टर, एक ये हो गया VC माइनस में VL, आप समझ सकते हैं प्लस लिखेंगे, और ये VR है। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे हुआ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये हो गया VC माइनस VL, देखिए लिखा हुआ है ना, इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर को बोल्ड लेटर में लिखता है NCERT, मालूम ही होगा सबको। ठीक है, और ये VR इसका मैग्नीट्यूड है, और ये VC माइनस VL, और यहाँ पर आप देखेंगे M लिखा हुआ है, जैसे VRM लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे IM लिखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर VR है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, और वो M मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, VRM का मतलब ये हुआ। आ रही बात समझ में सबको कि नहीं आई? उसी तरह से VCM, VC को VCM लिखा है, वो मैक्सिमम के लिए सिंबल है वो। ठीक है, सो मेजर पार्ट इसका ये डायग्राम समझना है, और इस डायग्राम को आप 3 से 4 बार आज ही प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। ठीक है, खुद से 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है इसको। सो दिस लाइन बिकम्स, दिस इज VC प्लस VL, एंड दिस इज VCM माइनस VLM, और ये VR, और ये रिजल्टेंट। ठीक है, और ये शुरुआती में एंगल ओमेगा T बना रहा है। ठीक है, और ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग VM बोलेंगे। बस हो गया, सारा खेल खत्म। ये फिगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, V सबका वो निकाल लेते हैं। ठीक है, VR VC VL कितना है, तो VR कितना होगा, IR है ना, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। VC कितना होगा, I इंटू XC, M लगा हुआ है तो IM है ना। VL कितना होगा, VL I इंटू XL, तो VL मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम। यहाँ ये सब समझ आ गया सबको? बोलो। यस ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा यहाँ से इक्वेशन बनेगा, ठीक है, ये वाला, ये क्या है हमारा, दिस इज VL, दिस इज
वी आर और दिस इज वी सी और इज इक्वल टू वी। ये बना? तो बोलो। Yes. Yes, sir. तो वी एल वी आर वी सी इक्वल टू वी। So VL, VR, VC equals to V. This equation is in factor form. ये क्या है? बोल्ड लेटर में लिखा है, ये सारा वेक्टर फॉर्म है। ठीक, अब ये VL और VC प्लस में जो थे उसको हमने एक साथ कर दिया, ठीक है, और ये VR बन गया। ठीक, दो वेक्टर बन गए। अब तो VR एंड VL प्लस VC एक साथ हो गया। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखते हैं? तो दिस V, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? V का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर और प्लस में ये वाला जो दोनों का कंबाइन वेक्टर है उसका, या फिर यहाँ से आप देख लीजिए सीधा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये? हाँ, Yes, sir. Yes. अरे ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 होगा। Yes. ये क्या है? वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वही लिखा हुआ है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। खत्म? समझ गए? सारा खेल उस फिगर का था, फिगर से ही सब कुछ समझने में है। ठीक है, वो आ गया समझ में तो फिर ये सब तो कोई भी कैलकुलेट कर लेगा। तो वी एम, वी आर, आई आर, वी सी, आई एक्स सी, वी एल, आई एक्स एल, यहाँ से आई एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा? नहीं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आई एम स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर माइनस में आई एम स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए फिर यहाँ से आई एम स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आई एम स्क्वायर क्या होगा? कॉमन एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों से आई एम स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये जो होल स्क्वायर है यहाँ पर नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरे पे होल स्क्वायर था। ठीक है, ये जो है पूरे पे होल स्क्वायर था दिस। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए आई एम का ये पूरे पे होल स्क्वायर है तो आई एम स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, फिर एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये है, समझ गए? क्लियर है सबको? ये मैंने हर एक पे स्क्वायर लगा, वी सी स्क्वायर थोड़ी था, मैंने वी सी स्क्वायर लिख दिया था, वी सी स्क्वायर नहीं है, वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। तो आई एम यहाँ से कॉमन आ जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर है तो आई एम स्क्वायर कॉमन, यहाँ से भी आई एम स्क्वायर कॉमन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बोलिए। Yes. हाँ, तो बस अब सारा खेल हो गया खत्म। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो आई एम है वो कितने के बराबर हो जाएगा? ये सारी चीजें उठ के उधर चली जाएंगी। ठीक है, वी एम के अपॉन में, तो वी एम अपॉन आई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, और इधर स्क्वायर था, इधर इसका होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर में रूट आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो पूरा का पूरा है आई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं वी बाई आर होता है, ये पूरा का पूरा रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन एन एसी सर्किट दिस इज आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, वेयर जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ तक समझ आ गया सबको? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से tan फाई हम लोग निकाल लेते हैं इस फिगर से। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो फाई है ये एंगल फाई, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, सो परपेंडिकुलर है VCM माइनस VC माइनस VL अपॉन में VR, तो परपेंडिकुलर हो गया VC माइनस VL अपॉन में VR। M लगा दिया, आप समझ सकते हैं। अच्छा, VC को हम लोग क्या लिखेंगे? VC को क्या लिखेंगे? आई एम इंटू एक्स सी, माइनस VL को क्या लिखेंगे? आई एम इंटू एक्स एल, है ना, और डिवाइडेड बाई VR को क्या लिखेंगे? आई एम इंटू आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आई एम कॉमन आ जाएगा, है ना,
फिर IM और IM कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम्स XC माइनस XL अपॉन R। तो tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। समझ गए? तो अब इसी का फिगर बना दिया। देखिए ये हो गया phi, ये है R, ये हो गया XC माइनस XL, ये हो गया Z। ठीक, तो देखिए tan phi इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, तो वहां पर ये था Vm माइनस VC, सॉरी VC माइनस VL अपॉन में VR। तो उसी को करंट को हटा दिया। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस डायग्राम, जो पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो व्हाट इज इम्पीडेंस डायग्राम? क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम कहीं पे, कोई दिक्कत हो तो बताइए। No, sir. नो सर। नहीं है, ठीक है, ओके। सो ये था आपका, ये मेजर पार्ट आपका हो गया। ठीक है, दिस इज इम्पीडेंस डायग्राम विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ Z एज इट्स हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है? Z है। हाँ, Z को भी देखिए आप कैलकुलेट कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू Z। ठीक है, ये देखिए R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर इक्वल टू Z का स्क्वायर, तो इधर आके रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि अगर XC और XL में अगर सपोज XC बड़ा होगा, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ही बड़ा होगा, कोई भी बड़ा हो सकता है। अगर सपोज XC बड़ा है, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो आप समझ सकते हैं ये जो फाई की वैल्यू है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये देखिए ना, रेसिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव है। तो XC बड़ा होगा इससे, तो tan phi, ये phi क्या होगा? tan phi पॉजिटिव होगा, तो phi पॉजिटिव। एंड इस केस में जो सर्किट होगा उसमें प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव। ठीक है, अगर XC बड़ा है तो प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव बोलेंगे। अगर आपका XC छोटा है तो उस केस में देखिए XC छोटा है XL से, तो ये phi की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो उस समय सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव। आगे बात समझ में? ठीक है, तो जब ये, तो अब इसको अपने शब्दों में आप समझिए। ठीक है, जैसे LCR, ठीक है, कहाँ गया ये? हाँ, अब देखिए इसमें समझिए, मेन खेल किसका हो रहा है इन दोनों में? L और C का। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस बड़ा होगा, ठीक, तो उस समय में ये क्या कहलाएगा? इंडक्टेंस से कैपेसिटेंस अगर बड़ा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्योरली, प्योरली नहीं, प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट। और उस समय में करंट जो है वोल्टेज से लीड कर रहा होगा, पूरे सर्किट का करंट वोल्टेज से आगे चल रहा होगा। लेकिन अगर इंडक्टर बड़ा होगा, इंडक्टेंस बड़ा होगा कैपेसिटेंस से, उस समय में ये जो सर्किट होगा दोनों मिलके प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव होगा, और उस समय में करंट जो है वोल्टेज से पीछे चल रहा होगा, करंट आगे हो जाएगा, ठीक है, और करंट पीछे हो जाएगा वोल्टेज से। समझ गए? क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये था आपका सीरीज LCR सर्किट का कौन सा सॉल्यूशन? इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन to obtain is called, माइक ऑफ करो, कौन है? माइक ऑफ करो। This is called steady state solution and it is not a general solution. Additionally, we do have a transient solution which exists even for V equals to 0, है ना। ये जो वोल्टेज V equals to 0 पे, ये जो फेजर डायग्राम है वो आपका V equals to 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो और इसलिए हम लोग एक और सॉल्यूशन जो V इक्वल टू 0 पर भी हमारा एग्जिस्ट करता हो, वोल्टेज 0 पे भी हमारा सब कुछ बता रहा हो, उसको हम लोग ट्रांजिएंट सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो जनरल सॉल्यूशन होता है, इट इज द सम ऑफ ट्रांजिएंट सॉल्यूशन एंड द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन क्या होता है, काफी देर के बाद, आफ्टर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट सॉल्यूशन डाई आउट, ट्रांजिएंट सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन यानी फेजर डायग्राम सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है। सो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज एनालिटिकल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, ये बहुत ही डेंजरस है, खास करके बायो वाले बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आएगा।
और जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है वो एक बार इसको खुद से पढ़ के देखिएगा, है ना। बहुत ही डेंजरस है ये, बहुत डेंजरस। अगर हुआ तो हो सकता है शायद नहीं भी बताऊं इसको, आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा। इसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये सारी बातें हैं इसमें, ठीक। तो आप